सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को पूनम त्रिपाठी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार आकांक्षा, आपको भी पूनम। भाई क्या बात है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सुनने में आ रहा है। अब भाई बारिश का मौसम है तो बारिश तो होनी ही है। आ जाके रुक के बारिश तो होगी ही। तभी तुम बहुत खुश नजर आ रही हो ना। भाई ऐसा है पूनम, बारिश का मौसम हमें बड़ा पसंद है। तो एक वो होता है ना कि हम हर मौसम का स्वागत करते हैं कई तरीके से। सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी को ठंड का मौसम पसंद है, किसी को गर्मियों का मौसम पसंद है। तो बारिश के मौसम का स्वागत किस तरह किया जाए वो आज हम बताएंगे। और साथ ही रिश्तों की भी बात करेंगे ना। रिश्तों की मतलब जिसमें अहंकार ना हो। जी ना? बिल्कुल। और जब रिश्तों में अहंकार आ जाता है तो वो जो छोटी सी दरार बनती है ना, वो अच्छी तो नहीं होती रिश्तों के लिए। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए ये बातें बाद में करेंगे और श्रोताओं से भी पूछेंगे भाई। हाँ बिल्कुल। कि कैसे रिश्तों को संभाल के रखें। और साथ ही साथ पूछ ही लेते हैं कि बारिश के मौसम का स्वागत हमारे श्रोता हैं, जो हमारी सखियां हैं, वो किस तरीके से करती हैं। किचन में जाकर पकौड़े बना के। पूनम इशारा समझ रही हूँ। तो व्यंजन आज क्या क्या बनेंगे और मतलब हम बनाएंगे अपनी सखियों के साथ मिलके, वो हम बाद में ही बताएंगे। बिल्कुल। और सखियां भी हमें बताएंगी कि वो बारिश के मौसम में खासकर किस तरह के व्यंजन खाना पसंद करती हैं और बनाना भी। अब भाई सखियां तो हमारी मतलब हम जो महिलाएं होती हैं अधिकतर वो चीजें बनाती हैं जो मतलब कहते हैं ना, जो परिवार वाले खाना पसंद करें। तो बच्चे हो गए या घर के अन्य सदस्य हो गए, तो सखियों से पूछते हैं वो क्या खास बना के खाना पसंद करती हैं। और आकांक्षा, जैसे कि आज सखी विशेष में हम वीरांगना लीना नाग जी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो भारत को आजादी दिलाने में ना कई क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। और इन क्रांतिकारियों के जो तरीके वो अलग अलग रहे अपने अपने स्तर पर, लेकिन इन सबका जो लक्ष्य था वो एक ही था, अपने देश को आजाद करवाना। बिल्कुल। और ऐसी ही एक क्रांतिकारी रही लीना नाग। 2 अक्टूबर सन 1900 में ढाका में जन्मी लीना नाग एक शिक्षित परिवार से थी। उनके पिता गिरीश चंद्र नाग एक सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट थे। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका ईडन स्कूल में रही, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता आ गई। जब लीना नाग ढाका में शिक्षा ले रही थी, तभी वहां वो मुक्ति संघ के संपर्क में आई और बाद में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दीपाली संघ नामक एक संगठन बनाया। इस संगठन की कई शाखाएं खोली गईं, जिनके नाम थे दीपाली स्कूल, नारी शिक्षा मंदिर, शिक्षा भवन और शिक्षा निकेतन। बिल्कुल। और मतलब ये बहुत सी सीधी सादी दिखने वाली इन संस्थाओं में लड़कियों को क्रांति की शिक्षा और साथ ही साथ प्रशिक्षण दिया जाता था। वीरांगना लीना नाग मुक्ति संघ और बाद में श्री संघ के माध्यम से अपनी गुप्त गतिविधियों का संचालन अंग्रेजों के खिलाफ करती रही। जब ढाका में वे शिक्षा ले रही थी, उस दौरान सन 1921 में उन्होंने ढाका वुमेन्स कमेटी बनाई और इस संस्था के अंतर्गत बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की सहायता के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और इसी सिलसिले में वो सुभाष चंद्र बोस से भी मिली। सन 1931 में बंगाली पत्रकार लीना नाग ने जयश्री नामक पत्रिका निकाली, जो कि पहली ऐसी पत्रिका थी जहां महिलाएं ही इसका पूर्ण संचालन करती थीं। इस काम की सराहना रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया। गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत लीना नाग जेल भी गईं। सन 1937 को जेल से रिहा होने के बाद वो राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गईं। जी। सन 1939 में लीना नाग ने अमित चंद्र राय से शादी कर ली। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लीना नाग और उनके पति अनीश चंद्र रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका को बंद कर दिया गया।
1946 लीना नाग जब जेल से रिहा हुई तो संविधान सभा में शामिल हो गईं और उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंतर्गत महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने जैसे बहुत से मामलों की जबरदस्त पैरवी की। देश के विभाजन के दौरान वो गांधी जी से मिली और बंगाल के नोआखली में उन्होंने रिलीफ कैंप की स्थापना की, जहां शरणार्थियों को रखा जाता था। इसी तरह उन्होंने एक रिलीफ केंद्र की स्थापना भी की। साथ ही उन्होंने 1947 में जो महिलाएं थी, जो प्रताड़ित महिलाएं थी, उनके लिए भी एक विशेष संगठन बनाया, उनकी सहायता के लिए। बिल्कुल। और 11 जून 1970 में इन साहसी और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका ने अपनी आखिरी सांस ली। ऐसी वीरांगना को हमारा सशक्त नमन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के हितों के लिए समर्पित कर दिया। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
वाकई पूनम, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार होकर ही हम जी सकते हैं ना, मतलब दूसरों की खुशी में हम खुशी महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूनम, ये जो जीवन है ना, बड़ा सरल दिखता है लेकिन होता नहीं है। और खासकर जो आपसी रिश्ते होते हैं उनमें मुस्कुराहट और आत्मीयता तभी तक बनी रह सकती है जब तक हम इन रिश्तों के बीच में वो जो अहंकार होता है ना, वो ना आने दें। बिल्कुल सही बात आकांक्षा। तभी तो कहते हैं ना कि अहंकार जो है वो खुशी, संतुष्टि और रिश्तों के सम्मान को ना वंचित करके उसका सारा जीवन बोलना चाहिए बेकार कर देती है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता भी लिखते हैं कि रिश्तों में ना आने दें अहंकार को। मैंने किया है, मैं को ही सर्वोपरि रखकर हम रिश्ते निभाएंगे तो रिश्तों में अहंकार आ जाता है। अहंकार आने से सामने वाले का अपमान हो जाता है जिसका हमें ख्याल भी नहीं रहता और जिसके कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। हम कह सकते हैं कि अहंकार में प्रेम की अनुपस्थिति हो जाती है, या यूं कहें कि अहंकार प्रेम की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होता है। तो मनुष्य के जीवन की उपलब्धियां ज्ञान के अभाव में व्यक्ति को अहंकारी बना देती हैं और वो भूल जाता है कि उसने जो भी प्राप्त किया है वो सदा के लिए नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि वाकई जब रिश्ते होते हैं ना, आपसी रिश्तों में कभी भी हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नीचा यानी कि कम नहीं आंकना चाहिए। सबकी अपनी अहमियत है ना, एक क्षमता होती है। तो बुरे चीजों को भी अपनाएं और अच्छी चीजों को भी अपनाएं। ये सामंजस्य बनाकर अगर आप चलेंगे तो रिश्ते कभी भी कमजोर नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है पूनम। सामने वाला व्यक्ति जिस रूप में है, वो जैसे है वो वैसे ही अच्छा है। अगर हम ये मानकर चलें तो उसकी जो कमियां हैं, ये नहीं कहते कि अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे ना टोका जाए, लेकिन उसकी जो कमियां होती हैं ना, उसे उन्हें नजरअंदाज तो किया ही जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज और है कि गुस्सा, जो गुस्सा है ना, अहंकार के साथ गुस्सा जो आता है ना, कि जैसे मैं और अहंग की बात की है उन्होंने कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो ये इस तरह का जो गुस्सा होता है ना, उन चीजों को भी निकाल के फेंक दे। क्योंकि गुस्से के समय दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता। गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं और फिर ये छोटी बात पता नहीं कब किसको लग जाए तो फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पूनम, जहाँ मैं आ जाता है वहाँ पे बात थोड़ी बिगड़ने लगती है। और जहाँ पे हम रहता है, मतलब हम इसका मतलब यही है कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि सभी को साथ आगे लेकर चलने की सोच रहा है। तभी तो एक परिवार बनता है ना। हाँ, परिवार के बात है। और ऐसी एक बात हमारी श्रोता ने भी लिखी। उन्होंने लिखा है कि रिश्तों में ना आने दे अहंकार। जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो वो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है कि मेरे से बड़ा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। किसी को पैसे का, किसी को ओहदे का, किसी को अपने सौंदर्य का, तो किसी को अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का या उनके लिए अच्छे रिश्ते मिल जाने का अहंकार होता है। ऐसे लोग मुंह में तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वह सामने वाले को अपने से कमतर आंकते हैं। ये सब उनके व्यवहार से दिखता है और यह आपसी संबंधों में कटुता का कारण बनता है। अतः सभी से मधुरता पूर्वक संबंध रखें, किसी भी तरह के अहंकार को स्वयं पर हावी ना होने दें। बिल्कुल सही बात है। जो लोग मतलब अपने पास किसी चीज का या अपने किसी गुण का अहंकार करते हैं, पुनः वो कहा भी गया है ना कि जो वृक्षों से, जो फलों से लदा जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है। तो व्यक्ति जितना गुणों से परिपूर्ण है वो उतना ही विनम्र बने तो ही वो गुण जो है उस व्यक्ति के वो दिखाई देते हैं और तभी उन गुणों का फायदा है। अगर अहंकार छा जाएगा उन गुणों पर तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल सही बात। आकांक्षा, एक बात और है, एक बात और ये है कि जब हम रिश्ते जब बिगड़ने लगे या ऐसा लगे कि भाई हमें अहंकार आ गया है, ये सारी चीज, तो एक जरिया जरूर बना के रखें बातचीत का। बिल्कुल, मतलब बातचीत आप में बहस हो सकती है, आप थोड़े समय के लिए एक दूसरे से गुस्सा रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब ऐसा लगे कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है तो किसी ना किसी को ये पहल करना चाहिए बातचीत की, क्योंकि बातचीत एक जरिया है जिससे हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं ना। तो बातचीत बेहद जरूरी है और चुप ना बैठे और इस समय बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पुनः इशारा समझ रही हूँ, गीत जरूरी है। बिल्कुल।
वाकई घर के जो बड़े होते हैं ना, सारे लोगों का प्यार आंचल में बांध ही लेते हैं, मतलब सारे लोगों को समेट कर चलते हैं ना। बिल्कुल। और हम रिश्तों में अहंकार की बात कर रहे थे पूनम, तो कभी कभी होता यूं है कि छोटी सी गलतफहमी हो जाती है आपस में, और उससे भी जो रिश्ते हैं वो कहीं टूटने से लगते हैं। और गलतफहमी भी ये कि सामने वाले को बहुत अहम है, और ये जो अहम जब बीच में आने लगता है तब जो रिश्ते हैं खटास कहीं ना कहीं उनमें बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए गलतफहमियों को पनपने ना दे और बातचीत जारी रखें, है ना। बिल्कुल। वैसे ही ऐसा है कि क्या होता है कांक्षा, कि हर कोई परफेक्ट या नहीं है ना,
हर इंसान में कुछ कमियां हैं, जैसे हमने बात की थी, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखें, उनकी खूबियों को सराहें, और कहीं पर अगर कोई ऐसा कोई गलत हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कई बार हमको नहीं लगता कि हमने गलत किया है ना। हर इंसान की एक ये क्या बोल सकते हैं कि एक है कि भाई हम गलत नहीं है ना। तो ये चीज़ जो आ जाती है जब अपने दिमाग में, तो कभी ना कभी किसी दूसरे को या सामने वाले को, जो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि चलो गलती हुई है लेकिन पहल आप कर दें ना, और उसे प्यार से समझाएं कि भाई गलती आपसे ही हुई है, लेकिन वो तरीका समझाने का अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे ना आकांक्षा, तो शायद रिश्ते जो जैसे टूट रहे हैं ना, उन चीजों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल पूनम, जब ये आपने जो बात कही, जैसे जब बहस की स्थितियां बनने लगती हैं और छोटी छोटी बात से जब बहस शुरू होती है तो आगे चलकर वो बड़ा रूप ले लेती है। तो यही है कि दिमाग अपना शांत रखें और बातचीत, मतलब बात जो है उसे मतलब सामने वाले से बात करें कि दरअसल हम किस बात पर बहस कर रहे थे और करते करते हम कहाँ निकल आए हैं। अक्सर ये होता है ना। तो एक आदमी ऐसा समझदार होना चाहिए परिवार में जो ऐसे बदलते हुए क्या बोलते हैं सिचुएशन या परिस्थितियों को संभाल ले। तो रिश्तों में कभी भी जो रिश्ते होते हैं वो दिमाग से नहीं, दिल से निभाने चाहिए, और दिल से ही सामने वाले की बात सुने। चतुराई जब बीच में आने लगेगी तो मामला गड़बड़ाने लगेगा। बिल्कुल सही बात। और इसीलिए ये भी है कि भाई एक दूसरे का सम्मान करें ना, क्योंकि सम्मान करेंगे तो ये चीजें दिल से ही होंगी ना, दिमाग और इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। और बात बात पर खुद की जो तारीफ करने वाली आदत है, भाई अच्छा काम किया है आपने, तब तो थोड़ा बहुत तारीफ का पुट बनता है, लेकिन हमेशा ही वो कहते हैं ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहना, ये अच्छी आदत नहीं है। बिल्कुल भाई, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों को दिखेगा, वो खुद ही तारीफ करेंगे ना। तो खुद की तारीफ करना वैसे कभी कभी ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। और ऐसा ही है कि भाई बोली अगर मधुर रखेंगे आप, व्यवहार में विनम्रता होगी ना, तो क्या कहते हैं कि कठोर से कठोर मन भी पिघल सकता है। तो अगर ऐसी बोली आप रखेंगे तो रिश्ते क्यों खराब होंगे। बिल्कुल। और जब आपस में तुलना होने लगती है, जब तुलनात्मक बातें होने लगती हैं, हम किसी को किसी और व्यक्तित्व से जब जोड़ने लगते हैं या तुलना करने लगते हैं, तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है क्रोधित हो जाए। बिल्कुल। और ऐसे ही आकांक्षा, एक जो है श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि कई लोग अपनी हर चीज पर घमंड दिखाते हैं और वो अपने अंदर के ज्ञान को एक पल में अहंकार के कारण खो देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अहंकार को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये तो। और एक हमारी सखी लिख रही है कि अहंकार हमें खुशी, संतुष्टि, रिश्तों और सम्मान से वंचित कर देता है। अहंकार रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है और धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है। हमारी कोशिश रिश्तों को मजबूत करने की होनी चाहिए। मैं अहंकार का दूसरा नाम है। तो भाई इस मैं से दूर रहे, हम तो यही कहेंगे ना। और रिश्तों में मजबूती बना के रखें, क्योंकि रिश्ते जो हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। और इन रिश्तों को संभाल कर संजो कर रखना हमारी जवाबदारी है ना। और हमारी एक जवाबदारी और है, गीत सुनाना। बिल्कुल, अगला गीत सुनते हैं। कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना। खेल ही खेल में दिल गया
ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना। नाना हाँ हाँ नाना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नादा समझ कर तुमको देखो, माफ कर दिया हमने। प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो, माफ कर दिया हमने। प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना। नाना हाँ हाँ नाना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना। हाँ 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 हाँ, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद सारे श्रोता साथियों का एक बार फिर स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। और पूनम,
बाहर बारिश हो रही है। आकांक्षा, मुझे पता है कि तुम्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद है और बारिश का मौसम भी पसंद है भाई। हाँ भाई, ऐसा है ना पूनम, भीगना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा डर भी रहता है कि भीगने के बाद अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा। क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है आकांक्षा, हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम बारिश का भी मजा ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भाई। पूनम देखो ना, एक ये ऐसा मौसम है लुभावना एकदम, मतलब हर तरफ जहां भी नजर जाएगी आपको, एक बार बारिश हो गई, एक दो बारिशें पड़ गई तो फिर हरियाली छा जाती है। बिल्कुल सही और बात। आंखों को इतना सुकून मिलता है, एक तरह से तन और मन दोनों एकदम ठंडक, प्रसन्न हो जाते हैं। ठंडक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है आकांक्षा। तभी तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें बारिश पे लिखी हैं जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन मुझे लगता है जैसे तुमने बोला कि भाई बारिश में भीगना तो सबको पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। भाई लेकिन किसको पसंद नहीं है ये बताओ। कुछ होंगे, कुछ लोग तो होंगे ही, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि थोड़ी सी सावधानी अगर हम रख लें तो उन चीजों से भी बच सकते हैं। अच्छा चलो, मान लिया कि कुछ लोगों को भीगना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन में तो कभी ना कभी तो वो भीगे ही होंगे। हाँ, बचपन में जब बारिश होती थी तो बारिश में जाकर उछल कूद मचाना, जो पानी में जो नाव चला, नाव चलाना, बिल्कुल, और खासकर घर के जो गड्ढे पानी से भर जाते थे उनमें जाकर छपा कूदना। बाप रे, उसके बाद मम्मी की जो डांट पड़ती थी। बिल्कुल सही बात। ये तो सही कहा तुमने कि बचपन में तो रहता ही है बारिश, मतलब हर किसी को ही पसंद रहता है, वो तो है ही इतना लुभावना मौसम की क्या कहने। लेकिन अगर सावधानियों की बात बता रही थी आप, कुछ बताइए। मैं बिल्कुल उसी टॉपिक पे ही आ रही थी, उसी विषय पर ही आ रही थी। मेरे कहने का ये मतलब था कि भाई आप बारिश में अगर भीग गए हैं और आप जानबूझकर भीगे हैं या जाते जाते भीग गए, तो घर आकर सबसे पहले जो गीले कपड़े हैं उसे निकाल दें। और क्योंकि कपड़े जो गीले होंगे तो फंगल जो इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है ना। और एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा लें, कुछ ऐसी क्रीम लगा लें जिससे स्किन एलर्जी जो होती है, त्वचा में जो एलर्जी होती है, उससे बच सके। और सिर को, खासकर बालों को अच्छी तरह से टॉवल से सुखा लें ना, ताकि आप बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। और हो सके तो अगर आपको गरम गरम चाय और काढ़ा अगर आप पी सकते हैं तो वो भी आप पी लें ना। और पूनम, इसीलिए बचपन में जो हमारी दादी नानी जो एक नुस्खा अपनाया करती थी, वो ये कि जब हम बच्चे बाहर निकलते थे बारिश में, तो वो हमें सरसों का तेल लगा देती थी हमारे खासकर पाँव पर और हाथ पर, मतलब जो त्वचा पानी के संपर्क में आने वाली होती थी। तो उससे होता ये था कि वो जो त्वचा थी वो तेल के कारण एकदम चिकनी होती थी और पानी ठहर नहीं पाता था। बिल्कुल सही बात। ये चीज बालों पर भी हम कर सकते हैं कि बालों पर तेल लगा लेते हैं ना, तो उससे बहुत देर तक पानी ठहर नहीं सकता बालों पर, ऐसा भी होता है। हालांकि ये बेहद जरूरी है कि जब आप घर आए तो अपने बालों को अच्छे से सुखा लें। हमारी एक सखी कह रही हैं कि नन्ही नन्ही बूंदियां की खन खन खजरी बजाती, आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया। और जी हाँ, दुल्हनिया ऐसा ही स्वागत होता है वर्षा रानी का। छत की नालियों को साफ किया गया, उन जगहों की मरम्मत की गई जहां से पानी टपकने थे। मैंने भी खिड़कियों के आगे शेड डलवा दिए और अब ये कह रही हैं कि आओ बरखा रानी झूमती आओ, बैरन गर्मी से निजात दिलाओ। ऐसा स्वागत ये तैयारी में है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत से लोगों ने तो ऐसी तैयारियां कर ली हैं। ऐसी एक श्रोता और लिखती हैं, हमारी सखियां लिखती हैं कि यूं तो बारिश का अपना अलग ही आनंद है। बारिश में भीगने के बाद शरीर को साफ और सूखे कपड़ों से पोंछ लेना चाहिए, नहीं तो फंगस होने का डर रहता है। अनेक बीमारियां भी जन्म लेती हैं, इसलिए हाथ धोने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही साग भाजी को भी अच्छे से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में फल सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। और साथ ही पूनम, इन दिनों खासकर बारिश में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो मच्छरों को आप पनपने न दें अपने घर के आसपास। अगर पानी जमा हो रहा है तो ऐसी जगहों को मतलब भर दें। खाली बाल्टियां हैं या टूटे फूटे आसपास गमले पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, साफ सफाई बेहद जरूरी है।
कोशिश करें कि आपके आसपास, घर के आसपास जो अगर छोटे-छोटे गड्ढे बन गए हैं तो उनको मिट्टी से भरवा दें, ताकि उनमें पानी ना जमा होने पाए और ताकि मच्छर पनप ना पाए। और ऐसा भी कर सकते हैं आकांक्षा कि जैसे आसपास अगर पानी ज़्यादा उसमें है, पानी जमा है, तो उसमें केरोसिन तेल या पेट्रोल थोड़ा सा डाल दें, तो उससे क्या होगा कि पानी पर मच्छर नहीं पनपने पाएंगे और धूप आएगी तो वो सूख भी जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना जी। और खासकर एक चीज और है कि कचरा जो है, घर के कोनों पर जो कचरा जमा रहता है उसकी साफ सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोनों पर गंदगी रह गई तो उन कोनों पर भी मच्छर आ सकते हैं। और खिड़कियों और दरवाजों पर हो सके तो महीन जाली लगवा लें, जिससे अगर खिड़कियां दरवाजे खुले भी हैं तो मच्छर घर में न आने पाए। और इसके अलावा रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग भी किया जा सकता है। और जितने कोशिश करें कि बाहर जाते समय पूरी बाह के कपड़े पहने, मतलब अपने शरीर को जितना हो सके ढक के रखें। पूरी ढक के रखें। वो घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बरसात तो आ ही गई है, ठंड, हल्की सी ठंड है ना, तो ये काम आप घर पर भी कर सकते हैं। और खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहना कर रखें ना, और घर पर हो सके तो थोड़े जूते चप्पल पहना के रखें, ताकि फर्श जैसे ठंडा है ना तो उन्हें ठंड ना लगे। और पूरे आस्तीन के कपड़े पहने रहेंगे तो मच्छर भी से भी थोड़ा कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और क्या क्या कर सकते हैं? ये तो सकते हैं, बात करेंगे गीत के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आकांक्षा गीत सुन लेते हैं ना। भीगी भीगी रातों में
गीत जब बरखा रानी गाती है तो गीत तो बड़ा सुहावना लगता है, मतलब मधुर लगता है। हाँ। और उसका आनंद तभी आता है जब हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, खासकर बारिश के मौसम में। जैसे पानी का विशेष ध्यान रखना है हमें, पानी उबालकर पिए। और इन दिनों बच्चे जो होते हैं, मतलब हालांकि सभी का मन करता है कुछ चटपटा खाने का, तो कोशिश करें कि घर का बना सादा भोजन ही पूरा परिवार खाए, खासकर बच्चे। और कुछ चटपटा खाने का मन भी कर रहा है तो वो घर का ही बना हो, तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल पौष्टिक भी होगा और साफ भी होगा। बिल्कुल सही बात कह रही है आप आकांक्षा। और इन दिनों क्या होता है कि जैसे हम घर पर किचन में खासकर सामानों को विशेष ध्यान देना पड़ता है। सामानों को इकट्ठा जैसे हमने कर लिया, न चावल है, गेहूं है, तो इन सामानों को विशेष तौर पर ध्यान देकर हमें इन्हें सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो इसमें नमी, सीलन बहुत जल्दी आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे कपड़ों में जहाँ बेसिकली घर पर जो अनाज है उसको सुरक्षित रखने के लिए आप सूखे जो नीम के जो पत्ते हैं उनको अनाज भंडार पर आप डाल के रख सकते हैं ना। तेज पत्ता जो होता है जो हम खाने में उपयोग करते हैं उसे हम डाल सकते हैं, रख सकते हैं। इसी तरह जैसे चावल है, इन सब इसमें आप लौंग है, काली मिर्च है, तो इस सब को डालकर भी हम उसको कीड़ों से या नमी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और जब मतलब कोशिश करें बारिश के दिनों में भंडारण जितना कम रहेगा उतना अच्छा, ताकि सामान खराब ना हो। ये भी बात बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान को सहेज कर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो भाई जब बरखा रानी का स्वागत जब करना है तो खुले दिल से करें। और खुले दिल से तो करें ही, साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब रसोई घर की एक बार साफ सफाई जरूर कर लें। जो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो पड़ी रहती हैं डब्बों में, हमें पता नहीं होता, तो खराब होती रहती हैं, उन्हें हटा दें। नई चीजों के लिए जगह बनाएं, चीजें उतनी ही भरें जितनी आपकी जरूरत है ना। और एक चीज और है आकांक्षा की, जब हम सामान की बात कर ही रहे हैं तो जब हम किसी सामान को डब्बे में डालते हैं तो उस डब्बे को पूरी तरह से अच्छे से कपड़े से पोंछ ले, सुखा ले। और हो सके तो हल्की सी धूप दिखा लें, बिल्कुल ना, धूप दिखाकर रखें, तो ये सामान हम ज्यादा समय तक उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे ही पानी की जो टंकी है, अगर घर में आपके अलग से पानी की टंकी लगी है तो उसका ढक्कन अच्छे से कस के बंद करें, ताकि जो डेंगू या मलेरिया के मच्छर होते हैं वो पानी के टंकी में, खासकर डेंगू के मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं। तो पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद रखें, समय समय पर उसे निरीक्षण उसका करते रहें। अब और ऐसे ही अगर आपने पौधे लगा रखे हैं तो बारिश के पहले ही कोशिश करें कि गमले जो हैं उनकी साफ सफाई कर लें। जो बिना बात के जो अगर पौधे ऐसे ही लगे हैं तो उनको हटा दें, और अगर खाली गमले हैं तो उनको पलट कर रखें ताकि पानी ना जमा हो जाए। वैसे ही पक्षियों को दाना देने के लिए जो हम कटोरी वगैरह रखते हैं घर के पास, तो उसकी भी साफ सफाई ध्यान में रखें, क्योंकि जहाँ पर जगह मिलेगी पानी वहां पर जम जाएगा और फिर मच्छर पनपने लगेंगे ना। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ना। और भाई अगर आप बारिश में भीग ही गए हैं तो घर आके साफ पानी से नहाना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ जो कपड़े हैं कोशिश करें कि वो सूखे ही पहने, क्योंकि बारिश का मौसम है, सीलन घर में ज्यादा आ जाती है। कपड़े धो के सुखाने के बाद भी लगता है कि नमी भरे हैं। बिल्कुल सही बात है आकांक्षा। और ऐसे में क्या है कि जहाँ आप कपड़े रख रहे हैं अलमारी, वहां पर ना कपूर रख दें। बिल्कुल। तो कपूर रखने से ये होगा कि वो उसमें सीलन, जो अलमारी है इसमें सीलन नहीं लगेगी, और जो एक बारिश में एक अलग सी एक महक आती है ना, वो चली जाएगी ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर हम बारिश का बहुत
मतलब आनंद ले सकते हैं। भाई पूनम ठीक है, ये मेरी चिंता दूर हो गई। तो जब अब फिर बारिश शुरू होगी ना, तो मैं फिर भीगने जाऊंगी। बिल्कुल आकांक्षा। और ऐसे ही एक हमारी सखी ने लिखा है कि वो इंदौर से हैं। कल से इंदौर में बरखा रानी ने दस्तक दी है, तो कल मैंने बारिश में भीग कर आनंद लिया और अभी जिस समय यह संदेश लिख रही हूँ अभी भी बारिश जारी है। क्या बात तो है। भाई कई जगहों में बारिश नहीं हो रही है और कई जगहों में बारिश शुरू हो चुकी है ना। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि हम तो यही कहेंगे कि बारिश का आनंद लीजिए और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और ये गीत सुनिए।
एकदम मेघा को याद करते हुए हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमें तो बारिश बहुत पसंद है। बरसात का दिन घर के अंदर सबसे अच्छा बनाने का सही बहाना है। एक फिल्म का आनंद लो या उस किताब को शुरू करो जो आपको बहुत दिनों से पढ़नी है। खिड़की के पास बैठ बारिश का आनंद लो और VBS के विविध भारती के सुमधुर गीत सुनो। एक कप गरम चाय या कॉफी लो। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बारिश हो रही हो या हो गई हो तो इस भीगे भीगे मौसम में गरम गरम पकौड़े और हरी मिर्च के साथ बने भजिया खाने मिल जाए तो क्या कहना। तो चलिए आपको पकौड़ों की तरफ ले भी चलते हैं और आपको उसकी व्यंजन विधियां भी बता देते हैं ना। इनकी चाह पूरी हो गई, बताइए। तो प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए आपको सामग्री लेनी है प्याज, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर अगर आप खाते हैं तो, तेल, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन। क्या करना है कि प्याज को बड़े बड़े पीस में काट लीजिए। फिर प्याज को ऐसे मैश कीजिए या ऐसे मिलाइए ताकि प्याज में से पानी निकल जाए। उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। फिर बाकी जो सामग्री है उसमें जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन सब उसमें मिला दीजिए। और साथ में जो आप तलने के लिए आपने जो गरम तेल लिया है उस तेल को भी उस मिश्रण में मिला दीजिए। थोड़ा सा मिला दीजिए, 2 चम्मच कम से कम। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाइए जितना वो मिश्रण ले सके। मतलब बहुत ज्यादा बेसन नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इसमें पानी नहीं डालना है। सिर्फ उस पानी से जो प्याज का पानी छूटा रहेगा उसी से मिश्रण बनेगा। और फिर क्या है, गरम तेल कीजिए, थोड़ा गरम रहना चाहिए तेल, क्योंकि ठंडे तेल में तो पकौड़े फिर उतने अच्छे बनते नहीं है। थोड़ा गरम तेल रखिए, उसमें फिर आप पकौड़े बना लीजिए, पकौड़े तले जाएंगे, कुरकुरे पकौड़े बन जाएंगे। अब ये तो हुए प्याज के कुरकुरे पकौड़े। ऐसे ही मिक्स वेज पकौड़े। तो अब सामग्री नोट करें। फूल गोभी, आलू, गाजर, बैगन, प्याज, हरे मिर्च, साथ ही साथ नमक, हल्दी, बेसन लगेगा। तेल तलने के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च स्वादानुसार, अजवाइन, चाट मसाला, चावल का आटा 2 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी जो सब्जियां हैं, आलू, गाजर, बाकी सभी सब्जियां, इन सबको कद्दूकस कर लेना है। और बैगन हो गई, प्याज हो गया, इनको बारीक काटना है। सिर्फ आलू और गाजर को कद्दूकस करना है ना। और साथ में नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, कटी हरी मिर्च, इन सबको मतलब बारीक काट कर मिश्रण में मिला देना है। और थोड़ा जो चावल का आटा है वो भी डालना है। अब साथ में 2 चम्मच गर्म तेल, इन सबको थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लें और फिर इनके पकौड़े बनाकर गरम तेल में तल लीजिए। बिल्कुल आकांक्षा। और ऐसे ही एक अलग तरह के पकौड़े हैं, वो है सूजी के पकौड़े। इसमें बेसन नहीं उपयोग करेंगे। इसमें लेना है आपको सामग्री सूजी, दही, नमक, सब्जियां जो चाहे, जैसे शिमला मिर्च, फूल गोभी, हरी मिर्च, हरा धनिया, बेकिंग सोडा भी इसमें लगेगा थोड़ा सा, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सूजी 1 कप ले लें, उसमें 3/4 दही डालकर फेंट लें और थोड़ा पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए रख दें। फिर इस मिश्रण में जितनी भी सब्जियां आप डालना चाहे बारीक काट के डाल सकते हैं। नमक डाल दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ा सा 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और इन सब मिश्रण को मिला लीजिए और गरम गरम पकौड़े तल लीजिए। अब इन पकौड़ों को सॉस के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खाइए और साथ में गीत सुनिए। बरखा बैरन
बरखा बैरन जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो, बरखा बैरन। भाई पूनम, बरखा रानी का आनंद लेने हमें भी बाहर जाना होगा, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी तो इशारा कर रही है कि अब बस खत्म हो गया। तो दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को और आकांक्षा सिंह को, सभी का, हम दोनों का नमस्कार। सखी सहेली।